डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स इंजीनियरिंग शीट एक्सरसाइज 4A ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 31 कुछ इस तरह से है। बोल रखा है एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है विद रेडियस 1 मीटर। उस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट है 1,0 और लिखा है t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे 0,0 मतलब 0,0 हम बोल सकते हैं, मतलब ये 0,0 सेंटर 1,0 पे है, दैट इज ये एक्स एक्सिस हो गया और इनिशियल वेलोसिटी 0 है और पार्टिकल मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद कांस्टेंट वेलोसिटी जो बढ़ रहा है, जिस एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे दे रखी है π/2। तो पहला पार्ट मुझसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रैवल हाफ अराउंड द सर्कल, आधा सर्कल घूमने के लिए कितना टाइम लगा होगा। तो यहां पे हम कैसा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एनालॉगी वाला। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं लिख सकता हूं s की जगह थीटा, u मतलब ओमेगा i इंटू टी प्लस हाफ a की जगह हो गया अल्फा इंटू टी स्क्वायर कर दिया जाए। अब यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, थीटा ये यहां से यहां तक हाफ सर्कल मतलब यहां तक जब पहुंचा होगा तो ये कितना एंगल डिस्क्राइब किया होगा पाई। इनिशियल लीनियर वेलोसिटी 0 है तो ओमेगा भी 0 हो जाएगा। फिर अल्फा की बात की जाए तो ये a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। r की वैल्यू 1 है तो r से डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास इस एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया π/2 इंटू 1 इंटू मुझसे पूछा है टी स्क्वायर कितना होगा। इस पाई से पाई कैंसिल किया जाए तो टी स्क्वायर आ गया 2 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4, यहां से टाइम आ गया निकल के 2 सेकेंड। ये पार्ट हो गया मेरे पास 2 सेकेंड। नेक्स्ट पूछा है मुझसे सेकेंड पार्ट, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है तो पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड एट दैट टाइम। तो वेलोसिटी तो देख रहा हूं माइनस जे कैप डायरेक्शन में, पर स्पीड पूछा है तो स्पीड के लिए सीधा यूज कर सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो u तो 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे जो इसकी स्पीड बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेगा π/2 और जो टाइम आया यहाँ तक पहुंचने का 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से वेलोसिटी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास आया 31 का सॉल्यूशन। यहाँ तक नंबर 33 पे 33 क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है, दो पार्टिकल्स a एंड b दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद सेम स्पीड v, पर a पार्टिकल को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है 72 π²/25 πr। अब यहाँ पे क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, ये बताइए कि फाइंड द टाइम इन विच a कोलाइड्स विद b, इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा है ना, एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा जिसके कारण a b को कोलाइड करेगा। तो पहला पार्ट पूछा गया है कि कैलकुलेट टाइम इन विच a कोलाइड्स विद b। तो a b को कब कोलाइड करता है, तो इसको करने का अप्रोच क्या है, इसको करने का अप्रोच है, पहले तो आप रिलेटिव अप्रोच से अगर देखने जाएं ना, लेट्स से रिलेटिव अप्रोच से मैं बोल देता हूं इसको रोक देता हूं, तो इसको रोकने का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी इसको रोक देते हो तो इसके रेस्पेक्ट में अब ये कितना पाथ ट्रैवल करेगा आपका ना, लेट्स से आपका इसको अगर v से ऊपर रोको तो इस पे v ऊपर, तो इसकी वेलोसिटी 2v हो गई। अब ये पाथ ट्रैवल करेगा ये वाला पाथ है ना, हाफ सर्कमफ्रेंस πr वाला, तो हम बोल सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हुए, तो u जो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी दैट इज आपका निकल के आ गया, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव कर रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमारा इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 0 लिख दिए, हाफ ऑफ a है मेरे पास 72 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 πr इंटू ना हाफ ऑफ a, ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, पर यहाँ पे r अल्फा की बात करें तो अल्फा होता है यहाँ पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में। अब इसका भी ओमेगा बार है, इसका भी ओमेगा बार है, तो ये इनिशियल रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जो हो जाएगी वो तो 0 हो जाएगी। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट करेगा ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, थीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है पाई करके बन के आ गया मेरे पास। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करने जाऊं तो यहाँ पे मेरे पास टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपका रिलेटिव अप्रोच के हिसाब से, क्योंकि इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, सेंट्रीपिटल इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है,
तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो आपका लेट्स से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी का है, इसका 0 है, तो रिलेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बस इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसको उस साइड ले जाओगे, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 25 पाई और पाई बन गया मेरे पास पाई स्क्वायर, फिर हमारे पास निकल के आया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे इनटू वी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट लिया जाए तो दिस इज 5 पाई आर डिवाइडेड बाय ये बन गया मेरे पास 6 इंटू वी। इस टाइम में कोलिजन हो जाएगा। ये तो पहला पार्ट निकल के आ गया। फिर मुझसे पूछा गया है दूसरे पार्ट में ये बताना है मुझे कि कैलकुलेट द टाइम के बाद एंगल ट्रेस्ड बाय ए, एंगल ए ने कितना ट्रेस किया होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वो एंगल लेट्स से अब ए के द्वारा कितना एंगल ट्रेस हुआ होगा जहां पे जाके वो कोलाइड किया। तो ए के लिए मैं लिख सकता हूं, ए के लिए थीटा ए इज इक्वल टू यू टी, यू तो हो गया वी है ना, लेट्स से वी बाय क्या लिख दिया जाए आर इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दिया जाए। ओमेगा को वी बाय आर लिख सकते हैं और ए है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अल्फा होगा, अल्फा हो जाएगा 72 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 पाई आर इंटू आर बन जाएगा। यहाँ पे यार यहाँ गया, हम यहाँ एंगुलर है ना मोशन के हिसाब से समझ रहे हैं, इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर यहाँ टी हम निकाल चुके हैं। इस टाइम में कोलिजन होगा तो उतने में कितना एंगल ट्रेस किया होगा इसने, ये चेक करते हैं। तो ये बन गया v बाय आर इंटू टी की वैल्यू मेरे पास है 5 पाई आर बाय 5 पाई आर डिवाइडेड बाय दिस इज 6 इंटू वी। और यहाँ पे अगर सिंप्लीफिकेशन किया जाए तो ये 36 से कैंसिल हुआ, 36 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज 25 पाई आर स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर स्क्वायरिंग कर दो इसे, तो टी स्क्वायर करते हुए दिस इज 25 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 इंटू वी स्क्वायर, 36 वी स्क्वायर से वी स्क्वायर 25 पाई स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर में एक पाई बच जाएगा यहाँ पे, तो ये तो हुआ पाई, ये v से v गया, इस r से r गया, दिस इज 5 पाई बाय 6। तो यहां से एंगल की बात करें जो ट्रेस किया गया होगा दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इज 11 पाई बाय क्या बोल सकता हूं 6, दैट इज पाई माइनस है ना 2 पाई माइनस पाई बाय 6। तो हम बोल सकते हैं यहां कहीं आके ये आपका इतना एंगल पे आके यहाँ पे कोलिजन हुआ होगा, ए और बी एक दूसरे से कोलाइड किए होंगे, ये एंगल दैट इज 11 पाई बाय 6 एंगल पे। और नेक्स्ट पार्ट पूछा गया है, उसके बाद मुझसे पूछा है एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन। तो इस पोजीशन पे जब कोलिजन जब हुआ होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, किसकी, फिर से आपकी ए की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फाइनल ओमेगा निकालना है, तो फाइनल ओमेगा इस पॉइंट पे कितना होगा, तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस हम बोल सकते हैं अल्फा टी। ओमेगा एफ, ओमेगा ए तो हो गया वी बाय आर, ये रहा, और अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहां से इज 72 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है 25 पाई आर इंटू टी, यहां से टी हमारे पास पड़ा हुआ है 5 पाई आर डिवाइडेड बाय यहां पे पड़ा है 6v कर दिया जाए। अब इसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, पाई आर से पाई आर, एक v से v कैंसिल हो जाए तो यहां पे हम देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास है अल्फा की वैल्यू आर स्क्वायर, तो एक आर बच जाएगा, यहाँ पे एक आर बचेगा अपना, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया आर, तो यहाँ से ओमेगा एफ लिख सकते हैं कम्स आउट टू बी वी बाय आर। और फिर मैं बोल सकता हूं 6 इसे 6 को कैंसिल करेगा और 5 से, तो दिस इज 6 नीचे 5 न्यूमरेटर v बाय आर। तो यहां से ओमेगा एफ लिख सकते हैं 11 ना, 5 प्लस 6 इज 11 बाय 5 इंटू वी बाय आर। तो इस टाइम पे हम बोल सकते हैं इसके जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी वो एंगुलर वेलोसिटी फाइनल जो इस पोजीशन पे रहेगी दैट इज 11 इंटू वी डिवाइडेड बाय क्या लिखा जा सकता है अपने पास आर करके आ जाएगा। इसे देखते हैं 6 12 जा होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएगा 6 इंटू 12 और ये नीचे 5 प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 17 वी बाय 5 आर।
ये अपना आंसर हो गया। और लास्ट पार्ट पूछा है रेडियल एक्सेलरेशन एट द टाइम ऑफ कोलिजन। तो जब ये कोलिजन हुआ होगा तो इस एक का रेडियल एक्सेलरेशन इसी क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर। तो इस पॉइंट पे ओमेगा हम निकाल चुके हैं, इसका स्क्वायर किया जाए 17 का स्क्वायर हो जाता है 289। तो 289 इंटू लेट्स से नीचे 25, अब मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बढ़ेगा वी स्क्वायर और एक आर स्क्वायर एक आर को कैंसिल करके ये आ गया आपका डिवाइडेड बाय 25 आर। ये आया निकल के इस कोलिजन के टाइम पे इसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ये है एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, लेट्स से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये वो एंगल हुआ और इस टाइम पे कोलिजन हो गया। तो ये है 33। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट्स से रिलेटिव अप्रोच, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी 0 कह दी, क्योंकि इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी आपकी बाहर की तरफ है ना v बाय आर, और इसकी भी बाहर की तरफ है v बाय आर। तो इसको रोक के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाई कर दिया, उससे हाफ अल्फा टी स्क्वायर करके टाइम निकाल लिए, टाइम आ गया। अब a ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर से थीटा आ गया, फिर ओमेगा एफ बराबर ओमेगा आई प्लस अल्फा टी से फाइनल ओमेगा, और फाइनल ओमेगा आ गया तो एक्सेलरेशन उस पोजीशन पे आपका ओमेगा स्क्वायर आर करके। तो ये है 4a का 33, यहां तक स्क्रीनशॉट। तो आते हैं 5a के क्वेश्चन नंबर 3 से बात करने। 3 क्वेश्चन लिखा है बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विथ स्पीड v नॉट एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो एक बॉल को फेंका गया विथ स्पीड v नॉट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिखा हुआ है थीटा। From the same point at the same instant, a person starts running with a constant speed v naught by 2, और इसी पोजीशन से एक v naught by 2 स्पीड से एक आदमी रन करना स्टार्ट करता है ताकि इस बॉल को कैच कर पाए। तो कैच करने का मतलब इसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा उसी टाइम पे ये आदमी यहाँ पहुंच जाए और बॉल कैच कर लेगा। अब बोला गया है विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल, इफ यस व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बॉल कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा है ना उस टाइम ऑफ फ्लाइट में, ये हम बात करें। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम जानते हैं इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी होता है, तो 2v नॉट साइन थीटा बाई जी, और उस के करस्पॉन्डिंग ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है ये रेंज हो जाता है u स्क्वायर साइन है ना, लेट्स से साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g कर दिया जाए। तो इस टाइम में इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आदमी का अगर चेक किया जाए क्या यही आया क्या नहीं आया, तो v नॉट इंटू टी करूंगा, v नॉट बाई 2 इंटू टी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v नॉट बाई 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास पड़ा हुआ है 2v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। अब यहां से क्या देख सकते हैं 2 से 2 कैंसल्स आउट, ये हो गया v नॉट स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या बोल दिया जाए g। अब ये देख रहे हैं ये v नॉट स्क्वायर बाई जी और ये v नॉट स्क्वायर बाई जी बराबर है, पर क्या साइन 2 थीटा और साइन थीटा बराबर होंगे, ये चेक करते हैं। तो साइन 2 थीटा मेरा साइन थीटा जब बराबर हो जाएगा तब कैच कर लेगा। तो साइन 2 थीटा हम जानते हैं इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर लिख दिया जाए साइन थीटा कैंसल्स आउट, यहां से आया निकल के कॉस थीटा बराबर 1/2। तो हम बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए ये आदमी बॉल कैच कर सकता है। तो आंसर हो सकता है यस ही मे कैच द बॉल, एंड उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए 60, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो 3 का आंसर हो जाता है ए, यहां तक स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4, प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। हम जानते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा के करस्पॉन्डिंग दोनों का रेंज क्या निकल के आता है सेम। इफ t1 एंड t2 बी द टाइम ऑफ फ्लाइट्स इन द 2 केसेस, देन प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू। इस आर के कैसे प्रोपोर्शनल होगा ये टाइम ऑफ फ्लाइट t1 t2 का प्रोडक्ट। तो t1 होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय लिख दिया जाए g। तो यहां पे हम कह सकते हैं t1 इंटू t2 करूंगा तो पहले के लिए 2u साइन थीटा बाई जी है, तो दूसरे के लिए हमारे पास बना हुआ है लेट्स से ये एंगल, ये t1 हो गया ये t2 हो गया। तो यहां पे हम बोल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग t1 इसके करस्पॉन्डिंग t2 बना हुआ है, तो t2 के लिए लिखा जाएगा सिमिलर वे में 2u साइन ऑफ ये बन के आ गया 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय बन गया g। अब यहां पे क्या देख सकते हैं ये हो गया 2u इंटू यू इज यू स्क्वायर
बाय जी इंटू जी इज जी स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, एक 2 के साथ ये बनने चला गया 2 साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको लिख दिया जाए 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज 2u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। अब यहां पे हमें बस ये बोलना है कि ये प्रोडक्ट जो है ये रेंज के कैसे प्रोपोर्शनल है। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो मैं क्या बोल सकता हूं u स्क्वायर साइन 2 थीटा और एक g बन गया रेंज, बचा मेरे पास 2 बाई जी और ये बाकी पूरी चीज हो गई रेंज। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो T1 T2 का प्रोडक्ट जो है वो इसके रेंज के कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ऑप्शन नंबर 1 के आ गया मेरा डी करके। हमें बस ये जो प्रोडक्ट आया उसके बाद u स्क्वायर साइन 2 थीटा और एक g को r कर देना था और प्रोपोर्शनैलिटी बस चेक करनी थी। तो ये 4 नंबर 6 क्वेश्चन लिखा है वेलोसिटी वेक्टर मुझे दिया हुआ है इज इक्वल टू k इंटू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप करके। मुझसे पूछा गया है कि कांस्टेंट है, द जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ इज। तो जनरल इक्वेशन पाथ का मतलब क्या होगा, ये जो वेलोसिटी वेक्टर का ये जो x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट मतलब क्या होता है dx बाई dt, ये मुझे गिवन है समथिंग लाइक ky ना, और उसी तरह से इस वेलोसिटी वेक्टर का y कंपोनेंट जो है दैट इज kx, वो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन dy बाई dt। अब पाथ का इक्वेशन पता करना है मतलब y और x में रिलेशन, डिवाइड कर दो दोनों को। तो डिवाइड करूंगा उससे dt कैंसिल, k से k कैंसिल, दिस इज नथिंग बट dx बाई dy, ये बन गया मेरे पास y बाई x। क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए x इंटू डी एक्स बराबर ये बन गया y इंटू डी वाई। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हुए दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस, हमेशा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आ जाता है c, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी को कोई नया कांस्टेंट बड़ा सी बोल दिया। तो यहाँ पे 4 इक्वेशंस अगर देखी जाए जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, सी को लेफ्ट साइड लेके आ जाए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी को एक कांस्टेंट मान लिया। 4 ऑप्शंस में से देखा जाए तो ये हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो 6 का आंसर निकल के आया मेरा ए आंसर। तो यहां तक स्क्रीनशॉट। 7 पे आते हैं, वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर ऑल अराउंड इट, स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द फाउंटेन इज v, टोटल एरिया अराउंड द फाउंटेन दैट गेट्स वेट इज। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमने बुलेट वाले में किया था। बुलेट मैक्सिमम कितना एरिया कवर करेगा, तो मैक्सिमम एरिया के लिए बोला गया है कि जो सर्कल का रेडियस होना चाहिए वो इसके मैक्सिमम रेंज के बराबर हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम रेंज मतलब रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो इसको मैक्सिमम करना है मतलब ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम होने का वैल्यू 1, जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होना चाहिए उसका 45 डिग्री होना चाहिए, ताकि ये साइन 91 हो जाएगा। तो ये रेडियस मेरे पास आ गया वो मैक्सिमम रेंज विच इज u स्क्वायर बाई जी। तो मुझसे पूछा है कितना वो एरिया में ये वाटर स्प्रिंकल आउट होगा, तो रेडियस आ गया सर्कल का, तो यहां से एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर किया जाए तो u स्क्वायर का स्क्वायर इज u पावर 4 डिवाइडेड बाय मेरे पास आया g स्क्वायर। तो यहाँ पे वेलोसिटी मुझे गिवन है v करके, तो v पावर 4 बाई जी स्क्वायर। ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो 7 का ऑप्शन हो गया डी। यहां तक हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5b के असर्शन का रीजन का क्वेश्चन। जैसे पहले में लिखा है सिंपली, फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग आउट थ्रू अ विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द ट्रेन व्हाइल द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी स्टेशनरी। तो असर्शन तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सिंपली है। अगर आप खिड़की से देखते हो चलती हुई ट्रेन के, तो क्या देखते हो कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं वो ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन भाग रहे हैं, और जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके स्टेशनरी है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन सिंपल है कि दूर जितना होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस हो गया, तो वो फ्रेम आप है ना, रिलेटिव जो मोशन है वो आपको नहीं दिखाई देगा, जिसके वजह से आप बोल सकते हो कि आपका जो लेट्स से क्या कहा जा सकता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, देयरफॉर उसको आप स्टेशनरी देखोगे। जबकि पास जो होगा, जो ऑब्जेक्ट ट्रेन के पास होगा वो लगभग आपके है ना
ज्यादा डिस्टेंस नहीं दिख रहा है विंडो फ्रेम से, देयरफॉर उसमें आप देखोगे कि वो पीछे की तरफ भागते हुए, तो वहां रिलेटिव मोशन ऑब्जर्वेबल होगा। तो आगे है, इफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट आर मूविंग एट वेलोसिटीज v1 एंड v2। तो लेट्स से ये ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जर्वर ये रहा और दूसरा है ऑब्जेक्ट। तो यहां पे बोला गया है ऑब्जर्वर मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से। मुझसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज v2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर होती है v2 माइनस v1 वेक्टर। ये सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है और स्टेटमेंट 1 भी क्या कहा जा सकता है, स्टेटमेंट 1 भी मेरा सही है एज वेल एज स्टेटमेंट 2 भी मेरा सही है, पर स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यहां पे हम बोल सकते हैं बेस्ट आंसर तो हो जाएगा बी। फर्स्ट वाले का रीजन सिंपल सा है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, है ना, हॉराइजन लेवल पे, उतना ज्यादा आप देख सकते हो, है ना, लेट्स से वहां पे ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो उस केस में वो उतना स्टेशनरी ही दिखाई देगा। पर जबकि पास वाले के लिए हम कह सकते हैं कि उस केस में आपका वो जो रिलेटिव सेपरेशन है वो टाइम के साथ कंसीडरेबल हो पा रहा है, जिसके वजह से वो पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। तो पास वाले ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन करते हुए दिखाई देंगे, पर जैसे जैसे दूर जाएंगे हॉराइजन की तरफ ट्रेन में, वैसे वैसे दूर पहाड़ जो हो गए, है ना, वो सब लगभग स्टेशनरी दिखाई देंगे। तो ये है 5B के फर्स्ट का आंसर। यहाँ तक